जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेशन में। जैसा कि 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, थोड़ा मैं बिजी था। और बिजी नहीं था यार, कोरोना इतना ज़बरदस्त रूप पकड़ चुका है ना, भयानक रूप, कि लोग अपने हौसलों से हार रहे हैं और कुछ है नहीं। ठीक है, खैर हौसला बनाए रखिए, कोरोना तो आता जाता रहेगा। आज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश की घटना को बुद्ध धर्म में किस रूप में जाना जाता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और उम्मीद है कि आग लगा दोगे आप। कि बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश की घटना, यानी प्रथम उपदेश जो भगवान बुद्ध दिए थे, ठीक है ना, वो किस मतलब कि अगर देखा जाए तो ये किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर बी है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर सी है धर्मचक्र प्रवर्तन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत कई बार ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में घुमा घुमा के पूछ लेते हैं कि मतलब कि बुद्ध धर्म से जो भी प्रभावित जो भी घटनाएं हैं, जैसे उनके जन्म का प्रतीक या जो उनका जो भी उनके जीवन से लेना देना, उसको कई विशेष नाम दे दिया गया, जैसे महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश था उसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। तो अगर पूछेगा भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में किस रूप में जाना जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। अब देखो, ये बुद्ध धर्म है तो बुद्ध धर्म को हम छोड़ेंगे नहीं, और जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन को दिलों में छेद कर दिया जाएगा ताकि उसे कोरोना भी कुछ ना कर पाए। तो अगर देखा जाए, महापरिनिर्वाण एक शब्द है, बुद्ध धर्म में यह भी बड़ा बार प्रयोग किया जाता है कि महापरिनिर्वाण क्या है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है भगवान बुद्ध के, ठीक है ना, जो भगवान बुद्ध का मृत्यु था, मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु, उसे कहा जाता था महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता था। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग, गृह त्याग। और आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष के उम्र में घर को छोड़ा था, गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग की जो घटना है ना, उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और जो मृत्यु की घटना है उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, श्रीरंगपट्टनम, वही सारनाथ का पुराना नाम है, तो इसे कहा जाता था धर्मचक्र प्रवर्तन। तो क्लियर हो गया होगा तीनों। लेकिन अभी आ जाओ, हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, एकदम बाल की खाल निकालेंगे, मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। बस उम्मीद और थोड़ा सा विश्वास हमारे ऊपर, हमारे सपोर्ट करते रहो। अगला है, अगर पूछेगा कमल एवं साढ़ बुद्ध धर्म में किसके प्रतीक हैं, तो भगवान बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं, याद रखना। अगला पूछेगा घोड़ा, यह किसका प्रतीक है? गृह त्याग का, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का घोड़ा प्रतीक है। प्रतीक पूछ रहा है, मतलब उसे क्या कहा गया, तो याद रखना महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रतीक पूछेगा तो घोड़ा बताना। अगला पूछेंगे पीपल, पीपल बुद्ध धर्म में किसका प्रतीक है, तो ज्ञान का। किसका प्रतीक है भैया? ज्ञान का। अगला अगर पूछेगा स्तूप, ठीक है ना, स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि ये बताइए कमल एवं साढ़ किसका प्रतीक है? जन्म का। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। पीपल किसका प्रतीक है? ज्ञान का। स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? मृत्यु का। मतलब क्या कहा जाता है? मृत्यु को, ठीक है ना। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को, ठीक है ना। इसके बाद पूछेगा महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध के गृह त्याग को। और इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्यागा था, तो याद रखिएगा 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम गौतमी, बच्चे का नाम राहुल, ठीक है ना। तो आपसे कई ऐसे बात प्रश्न पूछ लेता है, तो काफी थोड़ा सा जब और भी क्वेश्चन आएगा तो हम और भी कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गुल खिला रहा है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है सर, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत बहुत। खुम्स क्या है? मैंने जानबूझ को ऐसे प्रश्नों को रखा है। खुम्स क्या है? बहुत लोगों को जो क्लास हमसे लिए हैं उनको पहली बार पता होगा कि खुम्स क्या है, मतलब उनको तो पता होगा पहले से ही, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो उनको पता नहीं होगा क्या खुम्स है। और कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है एक साम्राज्य, एक कर, राज्य का कोई विभाग,
और ये सभी। तो खुम्स जो है ना वो एक प्रकार का कर है, याद रखिएगा। खुम्स एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है ना। जिस प्रकार जजिया टैक्स होता था, चराई दुहाई सभी कर होते थे ना, उसी प्रकार खुम्स क्या भैया एक प्रकार का कर है। अब बात कर लेते हैं ये कैसे होता था। आपको पता होगा कि जो खुम्स है ना, खुम्स के चक्कर में ही भारत को मुसलमानों ने लूटा, ठीक है ना। जो विदेशी आक्रमणकारी थे खुम्स के चक्कर में ही लूटा। अर्थात जब भी कोई आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता था तो वह अपने जो भी लूट मार होती थी उसका आधा हिस्सा सैनिकों में बांट देता था। उसी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? खुम्स। तो याद रखिएगा खुम्स क्या है? एक प्रकार का कर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैसा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न होना चाहिए। अगला प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। बालिका विद्यालय नामक संस्था की स्थापना किसने की है? बालिका विद्यालय नामक संस्था की स्थापना किसने की है? बालिका विद्यालय नामक संस्था की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले, कौन किया है? बता दो अभी, तुरंत घूस के बता दो, नहीं तो समझ लो कितनी भयानक भूचाल ला देंगे हम, नहीं तुम्हारा उत्तर आया तो। बालिका विद्यालय नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बिल्कुल जानते हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी, लहराता हुआ जाता हुआ गगनचुंबी छक्का, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को बालिका विद्यालय का संस्थापक माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। अब आगे बात कर लेते हैं, ये भी तीन लोग गरीब लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भैया हमको भी याद करो। अरे बिल्कुल याद करेंगे, घबराओ ना, आ जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर आपसे पूछेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम कहते हैं सीमांत गांधी, ठीक है ना, सीमांत गांधी को हम क्या कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, मतलब सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। मैंने बता दिया ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय। और कुछ लोग हैं अरीब गरीब, इनको भी देख लेते हैं, हम छोड़ कैसे दे, मेरे पेट का पानी खुद नहीं पचेगा। तो बात कर लेते हैं तत्वबोधिनी सभा हो गया ना। फॉरवर्ड स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, बी आर अम्बेडकर। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक हैं सचिंद्र सन्याल, बंदी जीवन इन्हीं की रचना है, सचिंद्र सन्याल की। आगे देख लेते हैं शारदा सदन के संस्थापक है रमाबाई, पंडित रमाबाई, ठीक है ना। प्रश्न याद रखना, देखो बता रहे हैं। अगला स्वराज पार्टी, अरे स्वराज पार्टी, मोती एंड चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। तो बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, बी आर अम्बेडकर, अछूत कौन और कैसे, इनकी रचना है बी आर अम्बेडकर साहब की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र सन्याल, इनकी रचना है बंदी जीवन। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक शारदा सदन, पंडित रमाबाई, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। एकदम एक क्वेश्चन से मारो कि 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। सर ये मैं बोला था ना कि मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम कराऊंगा, लेकिन याद रखना कि उस दिन तुम अगर 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं तो तुम 12 धाम 120, 200 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपका एक रुचि होना चाहिए, रुचि बनेगा तभी पढ़ाई में मजा आएगा। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा है, कितने रुपए का है और कितना खतरनाक है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है। देखते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है, इस बात को याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा रहा हूं एक बार का, फिर से आगे से नए क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। पूछ रहा है पेरिस किस नदी के किनारे है, जिसे पेरिस को कहा जाता है विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत, बहुत सुंदर लोग होते हैं यहाँ पे। और ये फ्रांस की राजधानी है, किस नदी के किनारे है? सीन, टाइग्रिस, टाइबर, हडसन। तो याद रखिएगा पेरिस जो है ना वो सीन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, सीन। ठीक है।
चलो, तो मैं पानी पी रहा था थोड़ा सा, इसलिए चलो देखते हैं अगला। सीन नदी किनारे, बाकी टाइगर, टाइग्रिस, टाइबर, हडसन, ये इसके किनारे कौन कौन सी प्रमुख नदी है? तो याद रखिएगा, पेरिस को मैंने कवर कर दिया। तो बगदाद जो है ना, बगदाद इसकी राजधानी है, बगदाद है ना, बगदाद जो है ना वो इराक की राजधानी है। टाइबर नदी के किनारे कौन है भैया? तो टाइबर नदी किनारे है रोम, 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 ठीक है, व्हाट इज दिस, अच्छा रोम, ठीक है। अगला अगर पूछेगा हडसन नदी के किनारे कौन है भैया? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हडसन नदी के किनारे है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगर पूछेगा जो रूस है, ठीक है ना, या मास्को, मास्को किसकी राजधानी है? रूस की, तो किसके नदी किनारे है? मास्कोवा, बिल्कुल याद रखना थोड़ा सा ऐड करके। पर्थ है ना, किसके किस नदी किनारे है? स्वान नदी के किनारे कौन है? पर्थ। अगला पूछेगा लंदन, लंदन, लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है लंदन। फिर पूछेगा काहिरा, काहिरा किस नदी किनारे है? तो नील नदी के किनारे कौन है भैया? काहिरा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मेरा एक मानना होता है कि अगर कोई प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो इस प्रश्नों को इतने ईमानदारी से आप टच कर दीजिए कि वो आपकी ईमानदारी देख के फिर परीक्षा में जब भी आपके सामने आ जाए तो तुरंत दिमाग में बत्ती जला दें कि साहब उस दिन जो आप सुबह पढ़ाई कर रहे थे या शाम को पढ़ाई कर रहे थे, मैं आपके दिमाग में आया था। तो इस प्रकार से कवर करने का प्रयास करिए आप। तो प्रश्न है, पेरिस किस नदी किनारे है स्थित है? तो मैंने बताया सीन। टाइग्रिस नदी किनारे कौन है भैया? तो टाइग्रिस नदी किनारे आपका बगदाद था। टाइबर नदी किनारे कौन है? रोम। हडसन नदी किनारे कौन है? न्यूयॉर्क। काहिरा। नील नदी किनारे कौन है? काहिरा। टेम्स नदी किनारे कौन है? लंदन। फिर पूछेगा स्वान नदी किनारे कौन है? पर्थ। मास्को नदी किनारे कौन है? मास्कोवा नदी किनारे कौन है? मास्को। आपको पता होगा भारत के ब्रह्मपुत्र, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्को, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मास्को नदी के नाम पर ही एक हमारा हथियार बना है, उसका नाम है कि जो ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस मिसाइल जो है उस मास्को और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। यह भी बात अपने दिमाग में बना रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। जबरदस्त प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, कितने रुपए का है? तो मुझे लगता है कि बहुत गरीब है, और जब गरीब है तो शायद जाहिर सी बात है कि थोड़ा इसका रेट कम लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कवर तो जरूर करेंगे। नव हिंदूवाद के प्रणेता, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। नव हिंदूवाद के प्रणेता थे, तो नव हिंदूवाद के प्रणेता है आपके ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन होगा स्वामी विवेकानंद। तो बिल्कुल याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का प्रणेता कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता? वे शख्स जिन्होंने देखो गेरुआ रंग का वस्त्र पहन के, भगवा रंग का वस्त्र पहन के पैर में खड़ा हो, उन्होंने एक पूरे विश्व को एक ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया कि लोग अंग्रेजों को ताना मारने लगे, ब्रिटिशों को ताना मारने लगे। इस प्रकृति और इस धार्मिक संपन्न देश में तुम ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये अगर देखा जाए तो मतलब कि व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद का। तो अगर पूछेगा नव हिंदूवाद की प्रणेता किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अब यहाँ पर पहले 4 लोगों को कवर कर लेते हैं, फिर स्वामी विवेकानंद के पास जाएंगे, क्योंकि बड़े हमारे फेवरेट आदमी हैं, ठीक है ना। और इनकी आइडियोलॉजी पर हम चलते हैं, और आप लोगों को भी चलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी जो है ना, इसीलिए रखा गया है, इनका जो बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो पहला दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। एक गरीब को कौन नहीं जानता, ब्रह्म समाज की स्थापना। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब स्वामी विवेकानंद से जो भी प्रश्न संबंधित है उसको हम कवर कर लेते हैं। पहले यहां से शुरू करते हैं। अगर पूछेगा बचपन का नाम, कई बार पूछ लेता है, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, बिल्कुल याद रखना, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला है जन्म 12 जनवरी, युवा दिवस, युवा दिवस थीम थोड़ा पढ़ लेना युवा दिवस का। अगला 1893 में इन्होंने शिकागो, कहां शिकागो अमेरिका, विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था और भारत के संस्कृति और सभ्यता को बताया था। फिर पूछेगा प्रश्न, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस
राम कृष्ण परमहंस। ठीक है, इसके बाद पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। एक और प्रश्न निकाल लेते हैं, बेलूर मठ, बेलूर मठ की स्थापना। फिर पूछेगा कि पेरिस में, जो पेरिस में द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ था ना 1900 में पेरिस में द्वितीय धर्म सम्मेलन का हिस्सा भी कौन बने थे? तो स्वामी विवेकानंद। तो ये स्वामी विवेकानंद से एकदम जबरदस्त प्रश्न है, और आपको पता होगा कि इनके विचारों से प्रभावित होकर सिस्टर निवेदिता भारत में आई थी। तो अगर पूछेगा नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है ना, इनका जन्मदिन मनाया जाता है युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को। फिर 1893 में पूरे विश्व को एकदम आश्चर्यचकित कर दिया था अपने भाषण से शिकागो में। 1900 में द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ था पेरिस में, उसका भी हिस्सा बने थे। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने रामकृष्ण परमहंस नामक एक, अगर देखा जाए तो मिशन भी चलाया था। रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाता था, इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें मतलब भ्रमण करने वाले तूफानी साधु की संज्ञा दी गई थी। तो अगर पूछेगा भ्रमण करने वाले तूफानी साधु भी किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न जबरदस्त समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्तों का जबरदस्त है। याद रखना, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इतना है ना कि अगर थोड़ा सा मैं इसको लिंक भी करूंगा तो और भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको पता होगा भारत में जो मुसलमान वर्ग था, इनके अंदर बड़ी रूढ़िवादिता थी, अभी भी है, हर धर्म में है, लेकिन इनके अंदर कुछ खासियत ज़्यादा थी। और आप देखेंगे कि अभी भी ये कुरान की आयतों, ट्रिपल तलाक में, यानी कि जो कुरान में लिखा है ये बात फलाना ढमका, मतलब किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जो कुरान में लिखा वही करना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हटकर एक नई सोच उनके अंदर विकसित करने का कार्य किसने किया है? यही बात इस प्रश्न में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ़, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद आमिर अली। ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां को भारतीय मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य दिया गया था, और इन्होंने इनकी शिक्षा पर, इनके विकास पर जोर दिया था, इसीलिए मुसलमानों के आधुनिकीकरण का इनको जनक कहा जाता है। इसके बाद अगर पूछेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगर पूछेगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो याद रखिएगा कि भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उम्मीद है कि प्रश्न पसंद आया होगा। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की घटना कब घटित हुई थी? गजब का प्रश्न है सर, एकदम छू छू के जाने वाला प्रश्न है भाई साहब, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड की घटना कब घटित हुई थी? याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को, 17 दिसंबर 1928 को, 8 अप्रैल 1929 को और 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा कितना जबरदस्त प्रश्न मैंने रखा है। 9 अगस्त 1925, 17 दिसंबर 1928, 8 अप्रैल 1929, है ना। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 कितना जबरदस्त प्रश्न है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड कौन नहीं जानता? हमारे देश के नौजवान लोग, हमारे देश के जो युवा, जो उग्र आज़ादी के मतवाले थे, उनका ये कांड था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम में फेंक दिया ले जाके बम असेंबली में, क्योंकि आपको एक घटना पता होगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पारित हो रहा था, और बिल जो था बड़ा ज़बरदस्त बिल था, वो पब्लिक सेफ्टी बिल था। और उसी का विरोध करने के लिए, अगर देखा जाए तो उसी का विरोध करने के लिए, ठीक है ना, जो भगत सिंह थे, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, और बम फेंक के इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था
कि सरकार बहरी हो चुकी है, इसे सुनाई देना चाहिए, और सुनाई देने के लिए मैंने एक काम किया है। तो ये काम भगत सिंह का ही हो सकता है। तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर होगा 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना। ये पब्लिक सेफ्टी बिल, याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह ने बम फेंका था, ठीक है ना। एक बात याद रखना कि किस्मत साथ नहीं दी, नहीं तो हमको लगता है कि भगत सिंह जो हमारे नौजवान लोग थे, ये सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हो जाते, लेकिन निशान में गड़बड़ हो जाता था साला। सबसे गड़बड़ बात ये थी। खैर, तो अगर पूछेगा कि 8 अप्रैल 1929 को ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम असेंबली कांड हुआ, तो क्लियर हो गया। लेकिन किसके विरोध में हुआ था? पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, ठीक है ना। किसने किया था भैया, किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। और आपको पता होगा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को सैंडर्स की हत्या और इसी के विरोध में, ठीक है ना, 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 9 अगस्त 1925 को, कौन भूलेगा इसको? काकोरी डकैती, काकोरी डकैती, ठीक है ना। हमारे लोगों ने ट्रेनियों को लूट डाला। किस ट्रेन को? जो डाउन ट्रेन थी ना, उसी को लूट डाला। उसमें लूटने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत खतरनाक लोग थे। इन्होंने ट्रेनियों को लूट डाला। अंग्रेजों को पहले शक्ति का एहसास यहीं पे हुआ कि ये भारतीय हैं, इनके अंदर जोश है, ये युवा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती हुआ था। अगला है 17 दिसंबर 1928, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। अरे याद करो, लाला लाजपत राय को मौत के घाट उतारने वाला जो शख्स था, जो खतरनाक इंसान था, उस खतरनाक इंसान को, सैंडर्स को, ठीक है ना, भगत सिंह ने मौत के घाट उतारा। तो याद रखना, सैंडर्स की हत्या 1 महीने के अंदर हमने लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया। ये थे युवा, और ये थे क्रांतिकारी, और ये थे आजादी के मतवाले। 13 अप्रैल 1929 को, 19 की घटना को कौन भूलना चाहेगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अगर पूछेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड की घटना कब घटित हुई थी? 8 अप्रैल 1929। किसके विरोध में? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती हुई थी, ट्रेन को लूट दिया गया था, आज तक पता नहीं चला खजाना कहां गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या। वही सैंडर्स की हत्या, ये प्रतिशोध था लाला लाजपत राय की मृत्यु का। 13 अप्रैल 1919 की बात करें अगर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने, ठीक है ना, जलियांवाला अमृतसर में बाग में निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी, और बाद में जनरल डायर की हत्या कौन कर दिया था? उधम सिंह ने कर दिया था। तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है सर, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगर पूछेगा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुति के दौरान 14 सूत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जान के रखा है इसको, है ना। नेहरू रिपोर्ट के दौरान 14 सूत्री, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुति के दौरान 14 सूत्री, ये 14 सूत्री इंपॉर्टेंट है। मांग किसके द्वारा मांगी गई थी? 14 सूत्र मांगे गए थे, जैसे ब्याह में होता ना 7 वचन तेरे और 7 वचन मेरे, तो यहां पर भी शादी विवाह कर दिए थे गरीब इंसान। ये इन्हीं की वजह से भारत सच में गड़बड़ हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुति के दौरान 14 सूत्री मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी अली जिन्ना, और ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर चारों में से आप बता सकते हैं कि ऐसा काम, ऐसा छोटा काम इस छोटे व्यक्ति में छोटा व्यक्ति ही कर सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, जिन्हें हम कहा जाता है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुति के दौरान। क्योंकि आपको पता होगा 1929 में ही, ठीक है, हमारे यहाँ आज़ादी मिल गई होती यदि हमारी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई होती, लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के झांसे में आ गए और इन्होंने 14 सूत्री मांग कर दी, 14 सूत्री मांग कर दी। और 14 सूत्री की जब मांग कर दी भाई साहब, तो 14 सूत्री मांगे ऐसी थी कि उसे पूरी नहीं की जा सकती। अंततोगत्वा जो नेहरू रिपोर्ट थी वो डिफॉल्ट हो गई, जिसके कारण हमारा जो सपना था हमें आज़ादी का, स्वराज का, ठीक है ना, इसके बाद ही आप देखेंगे कि इन्हीं के सदमे की वजह से मोतीलाल नेहरू राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो अगर पूछेगा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कौन किया था, अगर पूछेगा तो बिल्कुल याद रखना मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। और आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछेगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और आपको पता होगा कि जो साइमन कमीशन आया था उसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था, तो इस बात को याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय की बात कर लें, इन्हें महामना भी कहा जाता है और इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी और 2015 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है और किस प्रकार से इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है ना। मैं समाजवादी हूं, है ना, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है। मैं समाजवादी हूं, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है। बिल्कुल याद रखना कि यह ऐसा शब्द कौन बोल सकता है। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में बत्ती होगी कि यार जो ऑप्शनमा चाहिए वो ही नहीं है। अरे खोजो, मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी एम एन राय, ठीक है ना। मैं समाजवादी हूं, यह किस कांग्रेसी का अध्यक्ष है। तो याद रखना समाजवाद की विचारधारा के सबसे प्रखर समर्थक थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर पूछेगा मैं समाजवादी हूं, ठीक है ना, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष, ठीक है ना, का जो नारा था या कथन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात कर लें तो 14 तारीख को चाचा दिवस यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन है, पंडित नेहरू, ठीक है। तो याद रखना, काफी इनसे कुछ जोड़ने लायक नहीं, ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास हम नहीं करते, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी याद रखना। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किस निम्न में से किस किस के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध निम्न में से किस किस के बीच हुआ था। और कर्नाटक, आप आधुनिक भारत में ही ऐसा प्रश्न, मैं आपको कर्नाटक युद्ध की सीरीज पढ़ाया हूं। कर्नाटक का युद्ध निम्न में से किसके किसके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर ई फ्रांसीसी चीन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर अंग्रेज और मराठा। किसके किसके बीच हुआ था। मुझे लगता है कि अंग्रेज और मराठवे में हुआ होगा। अरे नहीं, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, घुस घुस के पीटना स्टार्ट कर देंगे, समझ लो पुर्तगालियों। तो ऑप्शन नंबर होगा मेरे लाल और लालियों, ऑप्शन नंबर होगा ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध। मैंने पढ़ाया, इस पर वीडियो डाला है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि अंग्रेज और फ्रांसीस, जो कर्नाटक युद्ध है ना, ये दोनों के बीच में हुआ था और कर्नाटक युद्ध ही डिसाइड किया था कि भारत किसका गुलाम होगा, अंग्रेजों का या फ्रांसीसियों का। तो बिल्कुल याद रखना इस बात को कि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, वो हुआ था भारत में, लेकिन ये सोची समझी जो रणनीति थी ना, अंग्रेज और फ्रांसीसियों की थी, इस बात को याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। पहला कर्नाटक वार, ठीक है ना, पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1746 से लेकर 1748 के बीच में। दूसरा कर्नाटक, याद रखना इसको, कर्नाटक वार अगर पूछेगा तो याद रखना ये हुआ है 1749 से लेके 1754 के बीच में। और इसी युद्ध के बाद एक संधि होती है, उसका नाम है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि, देखो बहुत कुछ लिंक हो रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ है, यह हुआ है आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। तो इस बात को याद रखिएगा, तीसरा कर्नाटक वार 1756 से लेकर 1763 तक। और इसी के बीच में पेरिस की संधि होती है। इसी के बाद पेरिस की संधि होती है और कहीं ना कहीं इसी पेरिस की संधि के बाद यह क्लियर हो जाता है कि भाई साहब भारत पर राज्य किसका होगा, अंग्रेजों का या फ्रांसीसियों का। तो बेटा अगर पूछेगा कर्नाटक का युद्ध किन के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पहला कर्नाटक वार 1746 टू 1748, दूसरा 49 से 54 और तीसरा, और दूसरे के बाद ही पौंडीचेरी की संधि होती है। और तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763, ठीक है ना। तो और इसी के बाद पेरिस की संधि होती है, सॉरी पेरिस की संधि होती है, पहले में पौंडीचेरी की संधि होती थी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा प्रश्न है और क्या करना चाहता है। बहुत जबरदस्त, जबरदस्तों का जबरदस्त, छोड़ कैसे दें ऐसे प्रश्नों को, है ना। नवयुवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था। आपको पता होगा कि भारत जब में पहले चुनाव और मत देने का उम्र था ना, वो
21 वर्ष था। तो प्रश्न यह है कि 21 से 18 वर्ष किस आम चुनाव में पहली बार ये घोषणा कर दी गई थी कि अब जरूरी नहीं है कि आप 21 वर्ष के होंगे तभी आपको मत देने का अधिकार होगा, आप 18 वर्ष के होंगे तभी आपको मत देने का अधिकार होगा, यह जरूरी कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कब रखा गया था, 1987 में या 1988 में या 1989 में या 1990 में, किस में रखा गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं अगर बता दूं तो याद रखिएगा कि इसमें आपका ऑप्शन होगा 1900, ये होगा 1988, 90, 89, 87। तो सर 1989 में, ठीक है ना। आपको पता होगा कि 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में पास किया गया, इसके तहत यह बात कर दिया गया था कि 21 वर्ष जो मतदाता की उम्र है 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटा के उम्र 18 वर्ष कर दी गई, 61वां कब पास किया गया था, 1989 में, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये 3 ऑप्शन हमें टुकुर टुकुर देख लें तो इनको भी थोड़ा लिंक कर लेते हैं। अगर पूछेगा 1987 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, गैंडा परियोजना भूल गए क्या रे, गैंडा परियोजना भारत में कब लाया गया था, परियोजना ये लाया गया था 1987 में। और गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है भैया, गैंडा के लिए तो है आपका काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है। तो याद रखिए 1987 में भारत में गैंडा परियोजना लाया गया था। और अगर देखा जाए तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। काजीरंगा कहाँ पे है, ठीक है ना, एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में है। अगली बात कर लेते हैं, अगला लिंकिंग कर लेते हैं 1990, ये भी टुकुर टुकुर देख रहा है। और आपको पता होगा ऐसे प्रश्न 1990 में भारत में 2 लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक दिया गया था नेल्सन मंडेला को दिया गया था और दूसरा दिया गया था बाबा साहब अम्बेडकर को। तो अगर पूछेगा 1990 में या बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, 1990 में, नेल्सन मंडेला को 1990 में। और यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर से और भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं हम। तो अगर पूछेगा कि चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर साहब की, मतलब कि इन जो समाधि स्थल है ना चैत्रा भूमि नाम, वो बी आर अम्बेडकर साहब की है। अगला अगर पूछेगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी। अछूत कौन और कैसे, ठीक ना, अछूत कौन और कैसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये पुस्तक के लेखक बी आर अम्बेडकर साहब। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आगे देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, अगर पसंद आए तो थोड़ा सा यार कॉम्प्लीमेंट देते रहो ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत जबरदस्त पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1900 में, 1929 में, 1957 में या 1942 में। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो पहले रैमन मैग्सेसे की बात कर लेते हैं। रैमन मैग्सेसे, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, याद रखिएगा एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल। तो अगर पूछेगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, लेकिन एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। यह हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की जाती है और 31 अगस्त को, ठीक है ना, यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है 31 अगस्त को, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस, ठीक है ना, जो फिलीपींस है, ठीक है ना, फिलीपींस, और इसमें योगदान होता है अमेरिका का। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। तो मनीला में इसका आयोजन किया जाता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड का, 31 अगस्त को दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे भैया, प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। और अगर पूछेगा भूदान आंदोलन के प्रणेता भी कौन थे, विनोबा भावे, इस बात को याद रखिएगा। अगला है दूसरे नंबर पर भी जो द्वितीय भारती को दिया गया था, दूसरे नंबर पर इनका नाम था चिंतामन दास देशमुख, जानते होंगे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे चिंतामन दास देशमुख, बिल्कुल याद रखिएगा चिंतामन दास देशमुख बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। तो प्रथम अगर पूछेगा रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था, विनोबा भावे को। दूसरा अवार्ड किसे मिला था, चिंतामन दास देशमुख को। कब दिया जाता है, 31 अगस्त को। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, रैमन मैग्सेसे। ये किसके स्मृति में दिया जाता है,
तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका आयोजन किया जाता है। 1957 में इसकी अगर देखा जाए तो 1957 में, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी। अब यहां पर देखो कई लोग हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका नया जादू। देखो हाँ, अगर देखा जाए 1900 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी एक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, और पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनार्ट, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। 1929, कौन भूलेगा इसे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित नेहरू द्वारा लाहौर में। अगला 1942, कौन भूलेगा इसे, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को छोड़ा था, कह दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अगर पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तुत किया गया था, मतलब कब प्रारंभ किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। और अरे भूलें कैसे, क्रिप्स मिशन है ना, भारतीयों को लॉलीपॉप देने का प्रयास कब किया गया था, क्रिप्स मिशन के माध्यम से। और क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये भारत का आगमन इसका कब हुआ था, 1942 में। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने बोला था ना कि एक प्रश्नों से प्रश्न हम कम करेंगे, लेकिन याद रखना कि अगर मेरे आधी घंटे या 40 मिनट के प्रैक्टिस सेशन को तुम अटेंड कर सकते हो तो मैं इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे एक दिन की पढ़ाई बिल्कुल हो सकती है। तो उम्मीद है कि बातें पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय